महेश सर, पहला सवाल जो हमें मिला है वो मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी का है। कह रहे हैं कि मेरे पास HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी है 720 रुपये के रेट पर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी है 1540 के रेट पर, और ग्लैंड फार्मा इनका लिया हुआ है 2343 रुपये के रेट पर, 2343 के रेट पर। अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या फिर इनको होल्ड करें, और अगर आप कहें तो इनमें से अगर किसी को एवरेज करना है तो वो भी बताइए। 3 नाम है सर, HSCL, अदानी एनर्जी और ग्लैंड फार्मा। देखिए, दो स्टॉक जहाँ पे मेरा स्पेसिफिक ध्यान है, HSCL और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो ये दो स्टॉक्स काफी बढ़िया प्लेस्ड है। और अदानी ये मादरी स्पेशल विंडो पे तो एक अच्छा खासा वापस से ब्रेकआउट अपने पिछले कुछ सेशन में बात भी किया था कि 710 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो फिर इसके अंदर 800 तक की रेंज वापस देखने को मिलती है। तो वहां पे ध्यान है, पॉजिटिव ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे स्टॉक जब अच्छे कर रहे हैं तो अपने को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के नंबर भी अच्छे आए हुए हैं। और हालांकि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन या ग्रीन एनर्जी, मेरे हिसाब से एनर्जी सॉल्यूशन रहेगा इनके पास में। तो एनर्जी सॉल्यूशन अगर है तो मेरे हिसाब से उसके नंबर भी ठीक ठाक आए हैं, आगे का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो ये दो स्टॉक्स तो मैं फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। ग्लैंड फार्मा में थोड़े से, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर काम करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा एक एक्सपोजर जो है थोड़ा सा कम करने की सलाह रहेगी। हालांकि टेक्निकल सेटअप अच्छा है, बट फार्मा स्टॉक्स है जहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर काम करते हैं, वहां पे थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लीजिए। उसके अलावा अभी मार्केट में जैसे डिप है तो काफी सारे स्टॉक्स जो है अल्टीमेटली अच्छी वैल्यूशन पे भी मिल जाएंगे, तो वहां पे ध्यान रखिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी ये दो स्टॉक आराम से होल्ड करिए। मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक्स के अंदर कोई भी डिप मिलता है तो वापस से भी पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज करने के चांसेस बनते हैं। परफेक्ट है। तो अदानी एनर्जी और HSCL को होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा अगर आप ग्लैंड फार्मा से एक्सपोजर कम कर लें, मुनाफा वसूली कर लें, पोजीशन कम कर लें, तो शायद आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स पर मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, एक साथ काम काज करते हैं। मनमोहन जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास JSW इंफ्रा है, RIL है। अच्छा, ये ऐड करना चाहते हैं सर, नया खरीदना चाहते हैं, लगातार पूछ रहे हैं। SSWL तो इनकी नज़र रहती है स्टॉक के ऊपर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW इंफ्रा और स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड, कह रहे हैं कि अगर नया खरीदना है किसी को तो अच्छे लेवल्स क्या होंगे? रिलायंस डेफिनेटली आज तो फिर लो टू लो वीक लो बना दिया है और वहां से एक रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली पाई है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो नंबर्स तो काफी बढ़िया आए थे, अट्रैक्टिव नंबर के बाद में एक डाउनफॉल चैनल चालू हुआ। तो मेरे हिसाब से नोइस या ये टाइप में टेक्निकल थोड़ा सा साइडवेज रख के आप नंबर पे फोकस करें। अच्छे इसकी वैल्यूएशन काफी बढ़िया है और ओवर ए पीरियड आपको ये पैसा बना के देगा। तो रिलायंस डेफिनेटली बाई है मेरे हिसाब से। SSWL में भी वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है, तो वहां पे भी अट्रैक्टिव, वहां पे भी एक ऐड किया जा सकता है। ये दो स्टॉक्स तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं, ओवर ए पीरियड आपको अच्छा पैसा बना के देंगे। ठीक है। और JSW इंफ्रा? तीसरा कौन सा स्टॉक है? JSW इंफ्रा सर। JSW इंफ्रा, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कवरेज है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स भी आपको 390 से 400 ये रेंज बता सकता है। पिछले कुछ दिनों में 350 तक गया था, तो वहाँ पे एक जो आपका अपसाइड का गैप है वो कम हो गया था। इसके कारण से मेरे सबसे प्रॉफिट बुकिंग है, वापस वही रेंज के लिए बाइंग किया जा सकता है। इसको भी मीडियम से लॉन्गर टर्म रखे। मुझे लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अगर उससे थोड़े से एक्सपेक्टेशन से ऊपर आएंगे तो टारगेट उसको बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो फिलहाल 400 के टारगेट के हिसाब से इसको होल्ड करें। स्विगी सर, इसको लेकर आज एक खबर भी आई है, हमारे एक दर्शक हैं, इनका सवाल भी आया है स्विगी को लेकर। इन्होंने जो फॉरेन ऑनरशिप है कंपनी में उसको कैप कर दिया है 49.5% पर। बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है नंबर्स के साथ। और इंस्टामार्ट को इन्वेंट्री लेड मॉडल जो है उसमें कन्वर्ट होने में मदद मिलेगी। ये जो 49.5% पर जो फॉरेन होल्डिंग को कैप किया गया है, अभी ये मार्केट प्लेस स्ट्रक्चर में काम करते हैं, और इन्वेंट्री लेड मॉडल में तब्दील होने में, कन्वर्ट होने में इनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं बाजार में ऐसा सेंस है या फिर ऐसा अनुमान है कि अगर ये इन्वेंट्री लेड मॉडल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, तो फिर इनके मार्जिन्स में भी शायद इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, नंबर्स के बाद रिएक्शन थोड़ा तीव्र है। क्या इस खबर के चलते स्विगी में नीचे गिरावट पर ऐड करना चाहिए? ये वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ठीक है, बट स्विगी कंपेरेटिवली इटरनल ज्यादा बेटर है। नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, ओवर ए पीरियड वहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा है, सेटअप भी अच्छे हैं। तो स्विगी में अगर आपको करना है थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म रखते हैं तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज की क्वांटिटी लग सकते हैं। नॉमिनल थोड़ा सा परसेंटेज लो रखिएगा, बट इटरनल वहाँ पे बेस्ट प्लेस्ड है। वहाँ पे नंबर भी काफी बढ़िया आ रहे हैं और कवरेज भी काफी चीजें हैं।
तो मेरे हिसाब से इटरनल जो है, आपको इटरनल में ध्यान रखना चाहिए कंपेरेटिवली स्विगी, लेकिन ये लेवल पे स्विगी की खराब नहीं है मेरे हिसाब से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इटरनल में ज्यादा है, बट स्विगी में भी यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 285 टू 90 अपर साइड की रेंज यहाँ से भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, ओके। नितेश सारंगी जी, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, 6 महीने से हमारे साथ हैं। आपकी आवाज अब आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही थी आपकी सर। महेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, अभी आ रही है। तो सर, नितेश सारंगी ये हमारे मेंबर हैं 6 महीने से। इनका सवाल है, इनके पास सर 3 स्टॉक्स हैं। एक तो एसगार्ड एल्को बेवरेजेस 41 रुपये के रेट पर, जियो फाइनेंशियल 260 के प्राइस पर लिया इन्होंने गिरावट के बाद। देवांगरी शुगर कह रहे हैं कि 3 रुपये 70 पैसे पर है। इनमें इनको लॉस हो रहा है, तीनों स्टॉक्स में। कह रहे हैं कि इनमें लॉस बुक करके क्या मैं एटीजीएल, एसडीबीएल यानी कि सोम डिस्टिलरीज, और तीसरा टाटा केमिकल, इनमें एंट्री कर लूं क्या? आपका क्या व्यू है? टीजीएल और टाटा केमिकल, इसमें फिर भी ट्रिगर बन रहे हैं लॉन्गर टर्म में। मीडियम टर्म में फिलहाल वैसे कोई ट्रिगर नहीं है। एटीजीएल में लॉन्गर टर्म बायोफ्यूल गैस का जो ट्रिगर है वो है। अब वो जैसे भी करेगा तो इसकी बेनिफिशियरी एटीजीएल और रिलायंस दो दो ही काउंटर है। और दूसरा काउंटर टाटा केमिकल, वहाँ पे टाटा सन्स की जो लिस्टिंग है उसके पॉपअप, अगर वो अप्रूवल आता है तो वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होता हुआ दिखाई देगा, बट वो भी लॉन्गर टर्म में। तो लॉन्गर टर्म में अडानी टोटल गैस और टाटा केमिकल ये दो प्रीफर्ड है। अब बात एचडीबीएल की करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन कम है, तो मैं एचडीबीएल को फिलहाल अवॉइड लिस्ट में रखना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम थोड़े से कंप्लायंस इश्यूज आते रहते हैं। तो उसके हिसाब से उसको मैं थोड़ा अवॉइड लिस्ट में रखना चाहूंगा। हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट बीच बीच में जब भी स्टॉक चलता है तो कुछ कंप्लायंस इश्यू ऐसे आकर होते हैं कि वो पूरा पूरा रैली खत्म हो जाता है। वैल्यूएशन है, बट वो कंप्लायंस इश्यूज के कारण से थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक है। सानवी सावंत जी कह रही हैं कि मैंने एचडीएफसी बैंक लिया है 870 रुपये के प्राइस पर, ऊपर के भाव पर ले लिया उन्होंने। दूसरा इनके पास ट्राइडेंट है 29 रुपये के भाव पर। कह रही मैं एवरेज कर सकती हूँ क्या? मुझे सर ये टेक्सटाइल स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना भी था। ये जो ट्रम्प साहब के नए टैरिफ आए हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि 150 दिन के लिए जो टैरिफ लगाए गए थे उसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही थी, और पहले जो टैरिफ लगाए गए थे वो 12.5% के थे, लेकिन अब जो टैरिफ इंडिया पर लगाया गया वो 10% का है। तो एक 2.5% के आसपास का रिलीफ है। दिक्कत की बात ज़रूर है कि फिर से टैरिफ लगा दिए गए हैं जैसे ही वो 150 दिन का विंडो खत्म हुआ था। तो लेकिन 2.5% के आसपास जो बचेगा, क्या उसका इम्पैक्ट कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा? कोई पसंदीदा टेक्सटाइल स्टॉक आपकी लिस्ट में? वो 2.5% है, वो ऑलरेडी मतलब उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है। यही एक्सपेक्टेशन था, बट यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाकी सारे जो वेलिस्पन है या गोकुलदास एक्सपोर्ट है, ये टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान है। कोई भी डिप मिलता है तो ट्राइडेंट में नंबर तो ठीक ठाक ही आए थे, बट वहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है अभी तक स्टॉक्स के अंदर मिसिंग है। लेकिन जब भी वापस से पॉजिटिव ट्रैक्शन होकर 26 26.5 के ऊपर मेंटेन करता है तो फिर 28 30 32 तक की रेंज इसमें वापस से देखने को मिल सकती है। एवरेज कर लें? एवरेज करने की सलाह होगी सर ट्राइडेंट में? नहीं, ट्राइडेंट में फिलहाल मेरे हिसाब से ट्रैक्शन मिसिंग है। नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक्शन मिसिंग है। जो टेक्निकल इंडिकेटर रहते हैं वो ट्रैक्शन मिसिंग है। 26 के ऊपर वापस 26 26 के 20 के ऊपर मेंटेन करता है तो फिर इसके अंदर वापस से बाइंग की जा सकती है। एक 28 30 32 तक की रेंज इसमें वापस देखने को मिलेगी। हालांकि पॉजिटिव है, ये लेवल पे खराब नहीं है, तो फिर भी लेकिन यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा वॉल्यूम के सपोर्टिव मिलता है तो वहाँ पे मोमेंट फास्ट मिल जाता है। और एचडीएफसी बैंक से इन्होंने 870 रुपये पर लिया हुआ है, तो क्या एचडीएफसी बैंक में एवरेज कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से एवरेज किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव आने थे वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव अपन एक्सपेक्ट करेंगे आज? एक को जो फॉरेन का न्यूज था वो भी आ गया। अब एज यूजुअल प्रैक्टिस जो बैंकिंग का जो कुछ नंबर को लेके है, तो जितनी सारी नेगेटिव न्यूज आनी थी बाहर आ चुकी है। नंबर भी ठीक ठाक थे, प्रोविजन वगैरह भी ऑलरेडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बैड पीरियड एचडीएफसी बैंक का खत्म होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली एवरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का खराब पीरियड खत्म हो चुका है, तो चाहे तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। सर, नया भी खरीद सकता है कोई, अगर कोई गिरावट देख रहा है स्टॉक की बड़ा करेक्शन होने के बाद? देख, मेरे हिसाब से ये लेवल पे अट्रैक्टिव बन रहा है, और इमीडिएट भी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से रिवर्सल 770 तक का एक मौका अपने को जरूर मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग है। ये वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट लग रहा है अब यहाँ पे कंपेरेटिव, और इतनी सारी नेगेटिव न्यूज को डाइजेस्ट करने के बाद है एक वर्ल्ड की अच्छी बैंक है।
अब यहाँ पे इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं और इतने सारे इश्यूज नेगेटिविटी के बाद में अपन ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक एडवांटेज भी मिलेगा। और जो बैंक ने अपनी कॉन कॉल के अंदर इंडिकेशन दिए थे, शायद मेरे हिसाब से मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। तो वहाँ पे काफी कुछ चीजें जो है आने वाले टाइम में पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे लंबा नजरिया अगर 102 साल तक का रखेंगे, तो वापस में बैंक में ये बैंक के स्टॉक्स में अभी जान वापस से आती हुई दिखाई देगी। अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड है, तो थोड़ा अपसाइड 770-80 की अपसाइड एक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। ठीक है, लंबी अवधि का व्यू है तो एचडीएफसी बैंक में ज़रूर आप एवरेज कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। शायद बुरा दौर खत्म हो चुका है, यहाँ से सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड इन है, तो खरीदारी आप करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में ही आपको 770 से 780 तक के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं, यानी कि इतना बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आए हैं सर, उस पर भी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आईटी पैक पे आपका व्यू दीजिएगा। अब इन्फोसिस के नंबर्स में अगर देखें तो नंबर्स किसी भी पैरामीटर्स पर आप देख लीजिए, चाहे मुनाफा देखिए, चाहे आप रुपी रेवेन्यू देखें, आप एबिट देख लीजिए, मार्जिन के फ्रंट पर देखिए। मार्जिन तो खैर उतना ही आ गया जितना बाजार मान के चला था, 21.1% का, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, इस नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इन्होंने जो गाइडेंस दिया है उसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिया है नंबर, वो 1% का दिया है, जबकि पिछली बार ये -1.3 था, यानी कि डिक्लाइन था, और बाजार 1.8% का नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। एक तो ये नंबर अनुमान से कम है, और दूसरा इसमें अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे तो यानी कि एक्विजिशन को हटा के, क्योंकि एक्विजिशंस का ही करीब 1.1% का कंट्रीब्यूशन है, तो उस हिसाब से -0.1% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। दूसरा जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जिस वजह से ज़्यादातर ब्रोकर्स ने सर इसको डाउनग्रेड किया और टारगेट प्राइस कट किए हैं ना, वो ये है कि इन्होंने जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अब दिया है, आपने भी देखा होगा, 1.5 से 3% का दिया है, और इससे पहले 1.5 से 3.5% था, तो उस हिसाब से आधे % के आसपास ऊपर से काटा जाएगा, ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे थे। लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल कहते हैं ना, इनका जो कुछ एक्विजिशंस हुए थे स्ट्रैटस का या फिर ऑप्टिमम का, उसका देखें तो गाइडेंस में 1.7% का कंट्रीब्यूशन है। तो इसको अगर आप हटा दें, यानी कि एक्विजिशंस को हटा दें, तो फिर इनका जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है FY27 के लिए -0.2 से 1.3% का बनता है। तो आप समझ लीजिए कहाँ पहले 1.5 से 3.5% का था, उसे 1.5 से 3% किया गया, और उसमें से अगर आप एक्विजिशंस हटा देंगे तो -0.2 से लेकर 1.3% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है। सर वैसे कंपनी ने नहीं बोला है कि हम अपना गाइडेंस काट रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, एक्विजिशंस को हटा देंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ को देखेंगे, तो गाइडेंस कट भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो स्टॉक 1% के आसपास स्टेबल हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में सर प्रेशर और इसमें बढ़ता हुआ दिखा है। इन्फोसिस में ज्यादातर ब्रोकर्स जो डाउनग्रेड कर रहे हैं सर, सच में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, जिनके पास है वो निकल जाएं। अब इतना आईटी में प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है, तो बायस जो है मेरे हिसाब से सारे ऑलमोस्ट काफी मार्केट लीडर्स के उसमें नेगेटिव आईटी सेक्टर के लिए बना हुआ है। तो जब पूरे सेक्टर के ऊपर बायस नेगेटिव है, तो वो वहाँ पे ना सारी चीजें नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर देखने की मिसिंग करते हैं। नंबर उतने खराब थे ही नहीं, और नंबर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी इनलाइन ही थे। तो जहाँ पे नंबर खराब नहीं है, इनलाइन है, बट ये एक गाइडलाइंस जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू जरूर है। तो वो गाइडलाइंस मेरे हिसाब से वो दिया है, बट अगर इंडस्ट्री का आउटलुक ही नेगेटिव है, तो गाइडलाइंस भी थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा डाउन साइड आएगा। तो स्टॉक्स ने ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी अपर साइड से झेल चुका है। एडीआर देखेंगे तो 5% डाउन था, फिर भी स्टॉक्स आपने स्क्रीन पे 1% डाउन हुआ। अब ट्रेडर का मूड ही आईटी सेक्टर के लिए अभी तक पॉजिटिव नहीं बना है। तो वहाँ पे एक डिमांड सप्लाई का जो एरा है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमारी कवरेज नहीं है, बट मेरा ध्यान यहाँ पे न्यूट्रल है। आइदर की जहाँ पे कोई बायस व्यू बनाए, उससे अच्छा कि न्यूट्रल व्यू है आईटी सेक्टर के ऊपर। डिविडेंड यील्ड काफी सारी कंपनीज के अच्छे हैं, और ये वैल्यूएशन भी कंफर्ट है। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्री की आउटलुक थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो वहाँ पे मोमेंट बनेगा। लेकिन ये लेवल पे कोई ज्यादा नेगेटिविटी के हिसाब से सोचना अब मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू रखे हैं। बस यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर के वेट है। जब भी पॉजिटिव ट्रिगर आएंगे, तब वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देखेंगे। लेकिन सर कुछ कुछ ऐसे मिड कैप या फिर स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। भले ही दिग्गजों के नंबर्स का इंपैक्ट हमने अच्छा नहीं देखा है, नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कुछ नाम हैं, जिसमें आप जेंसा टेक देख लीजिए, या और छोटे जो नाम हैं उनमें काफ़ी अच्छा रुझान आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर किसी को आईटी पे रहना ही है?
ग्लोबल एडवांटेज, जहाँ पे ग्लोबल का ज्यादा एक्सपोजर है, डिपेंडेंसी ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में वैसे भी उनकी काफी सारी चीजें जो है अलग अलग टाइप से है, तो मिड एंड स्मॉल कैप में उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनके मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर भी है, वो भी देखने पड़ेंगे। अभी आईटी सेक्टर में होगा क्या, जो कैश बैलेंस आइडियली बैलेंस शीट्स में पड़े हैं, तो उसके कारण से वो एक्विजिशन ही करेंगे, तो वो एक्विजिशन से अपने डेटा को सेव करेंगे। और कुछ एक्विजिशन अगर अच्छे हो गए, तो फिर वो कंपनी के लिए ग्रोथ के इंजन भी बन जाएंगे। तो ये चीज अभी होने वाली है, जैसे भी आपने बोला कि इन्फोसिस में एक्विजिशन किया था, यही टाइप से एक्विजिशन और भी एक्सपेक्टेड है कंपनीज में, क्योंकि अभी कंपनीज के पास में यही एक चारा बचा है जिसके कारण से वो अपने नंबर्स को सुधारेंगे या फिर कंपनी की ग्रोथ, नया ग्रोथ का इंजन देखेंगे। तो वो टाइप के एक्विजिशन और एक्सपेक्टेड है, तो वहां पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। पुराना कुछ जाएगा तो नया कुछ ऐड करेंगे, कि ये चला गया तो वो दिख रहा है, वो चला गया, उसी का कारण का रिफ्लेक्शन अपने को भाव में देखने को मिल रहा है। तो एक्विजिशन अभी और शायद मेरे हिसाब से थोड़ी और देखने को मिलेंगी। चीजें अभी सेक्टर के लिए थोड़ी सी डाइसी है, तो वहां पे नेगेटिविटी थोड़ी और दिन चलेगी मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे नजरिया वो है, जब से इनके पॉजिटिव ट्रिगर आएंगे, जब आपने देखा चिप स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग आई, तो आईटी स्टॉक्स में वापस से पॉजिटिविटी चालू हो गई थी। तो वैसे कुछ ट्रिगर बीच बीच में बनते रहेंगे। और मीडियम टू लॉन्गर टर्म यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रख के, वेट एंड वॉच में रख सारी स्टॉक्स को रखेंगे, बट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े थोड़े मौके बीच बीच में मिलते हैं, वहां पे ज्यादा ज्यादा ध्यान रखें, ज्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। तो ये हो गई बात इन्फोसिस और पूरे आईटी पैक को लेकर। इंडिगो पर क्या राय देंगे सर? मुनाफे से ये कंपनी घाटे में आ गई। कच्चा तेल भी देखिए तो 101 के पार पहुंचता हुआ दिखा। और स्पेशली इन्होंने जो अपने नंबर्स दिए ना, उसमें कुछ जो डिटेल्स दी हैं, स्पेशली जो एयरक्राफ्ट फूल एक्सपेंसेस हैं, 5,833 करोड़ से बढ़कर 10,833 करोड़ पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल हो गया ये। तो इसका तो इम्पैक्ट आने वाली तिमाहियों में भी देखने को मिलेगा। तो क्या करें सर, जब तक कच्चा तेल ऊपर है तब तक इंडिगो में खरीदारी ना करें? नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से जब तक कच्चा तेल ऊपर है, तो डेफिनेटली अगर जो आगे के आने वाला टाइम है वहां पे अगर नेगेटिविटी है, तो फिर उसको एक बार का अवॉइड कर सकते हैं। बट जैसे ही अगर कच्चे तेल में नरमी आती है, तो वापस स्टॉक्स के अंदर अपसाइड बनेगी। फंडामेंटल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो 5,800 5-6 हजार का एक वैल्यूशन मोटा मोटी स्टॉक्स के अंदर बैठता है। और टोटली डिपेंडेंस कच्चे तेल के ऊपर है, तो जैसे ही कच्चे तेल के अंदर नरमी आएगी, वापस से 5,200 से 5,400 ये रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। और अगर ये वैसे ही बढ़ता रहता है, तो फिर वापस से नीचे एक डाउन साइड चैनल है, 4,600 4,400 वो रेंज भी देखने को मिल सकती है। तो टोटली डिपेंडेंट है क्रूड के भाव के ऊपर, और उसी के हिसाब से मोमेंटम थोड़ा आगे भी देखने को मिलेगा। बट फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्गर टर्म यहाँ पे भी ध्यान पॉजिटिव है, बट डिपेंडेंट है और कच्चे तेल के प्राइसेस के ऊपर। हम्म, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मीशो के नंबर्स भी आए हैं सर। मीशो के नंबर्स में अगर हम देखें तो घाटा कम होता हुआ दिखा है। तो नंबर्स में ऐसा नहीं है कि ये टर्न अराउंड हो गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि घाटा कम हुआ है, 54% कम होकर आया। रेवेन्यू 48% बढ़े, और एबिडा लेवल पर जो लॉस है उसमें भी 15% के आसपास की कमी देखने को मिली है। सर, ये जो नए ज़माने के बिजनेस है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, उनको लेकर आपका क्या व्यू है, और ये मीशो कहाँ खड़ा होता है उसमें? देखिए, ये टाइप के बिजनेस जो है ओवर ए पीरियड डेवलप होते हैं, तो ये टाइप के बिजनेस में अगर आप एंट्री लेते हो, तो आपको पीरियड का व्यू जो है 3 5 10 साल का व्यू रखना पड़ता है। अभी इसमें से कोई स्टॉक्स चल जाएगा तो आपको हो सकता है 5 10 टाइम भी रिटर्न बना के देगा, अगर कोई नहीं चला तो फिर वो हो सकता है कि किसी और कंपनी के द्वारा एक्विजिशन किया जाए, तो वहाँ पे एक थोड़ी वैल्यू अपने का इरोजन हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को ना देख के इनकी बैलेंस शीट जो है टर्नओवर के हिसाब से ही बनती है। तो मार्केट के जो प्लेयर है इसको उस एंगल से देखते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस, क्योंकि फिलहाल सबको ही पता है कि कुछ टाइम तो यहाँ पे लॉसेज ही होने वाले हैं, कैश बर्न का ही सिस्टम चल रहा है। तो नंबर ठीक ठाक है। अब यहाँ पे रिएक्शन जो है लॉस के टाइम पे, थोड़ा रिएक्शन मार्केट उसको नेगेटिव करता है। बट इनकी वैल्यूशन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, बैलेंस शीट का साइज बढ़ता है, तो वो हिसाब से इनको वैल्यू किया जाता है। अभी कैश बर्न का टाइम है, तो नंबर तो नेगेटिव एक्सपेक्टेड थे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होते रहेगा बीच बीच में। तो उस हिसाब से वहाँ पे एक जो भी बड़े फंड मैनेजर है जिनका वैल्यूएशन, तो वो उनका एक वैल्यूएशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से अभी जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान मेरा तो नेगेटिव है नहीं एटलीस्ट। बट कैश बर्न का जब तक सिस्टम चलता है, तब पे वहाँ पे रिवॉर्डिंग सिस्टम स्टॉक्स के अंदर थोड़े ही कभी कभार ही देखने को मिलता है।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। शैडो फैक्स देखिए सर, नैन्सी जी का सवाल भी आया है शैडो फैक्स को लेकर, आज इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई है। ये कह रहे हैं कि शैडो फैक्स मेरे पास 223 के लेवल पर है, इनके पास एलएनटी भी है सर 3900 के प्राइस पर, और एससीआई 290 के प्राइस पर इन्होंने रखा हुआ है। शैडो फैक्स ये कह रही है कि क्या 223 का जो लेवल है उसको दोबारा रीटेस्ट करने जा रहा है, और इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है? डिप मिलता है तब इसके अंदर वापस से देखा जा सकता है। ये नई लिस्टेड कंपनी थी, हमारा इसमें स्पेसिफिक कवरेज भी रहा था। लिस्टिंग के कुछ दिन बाद ये न्यूट्रल रहा जरूर था, उसके बाद में जब हुआ तो डबल भी हो गया। एक ब्लॉक डील थी शायद, उसके कारण से थोड़ा डाउन था। मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली बने रह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद जो अपसाइड की है वो एक लिमिटेड बन गई है कुछ टाइम के लिए। मेरे हिसाब से एक रेंज कैप्ड जो 240 250, ये अपर साइड की रेंज इसमें कैप्ड कुछ टाइम के लिए रहना चाहिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड करिए। हाँ डेफिनेटली अगर नीचे मिलता है 170 180 90, ये रेंज में कभी भी मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अपर साइड में 240 250 ये मेजर रेजिस्टेंस फिलहाल कुछ टाइम के लिए अपने को देखने को मिलेगा। थोड़ी अपसाइड यहाँ से भी देखने को मिल सकती है।